आपका हमारे चैनल कामिनी वाजपेयी की कहानियों में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी ब्लैक लिस्ट। मैं अपने कमरे में बैठी कोई पत्रिका पढ़ रही थी कि मुझे अपनी माँ के कमरे से फोन की बजने की आवाज आई। एक बार तो मैंने सोचा कि जाकर देखूं किसका फोन है, पर फिर सोचा कि माँ का फोन बज रहा है तो वह खुद ही उठा लेंगी, और मैं फिर से पत्रिका के पन्ने पलटने लगी। फोन अब भी बज रहा था। मुझे याद आया कि माँ तो घर पर है ही नहीं, वो तो पड़ोस में किसी काम से गई हैं। मैंने जाकर फोन उठाया तो नंदोई जी उधर से नाराज होते हुए बोले, भाभी जी, आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है क्या? अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला मैं आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डालूंगी? आप हमारे इतने खास हैं कि अगर हमारी और आपकी कोई अनबन भी हो जाए तो भी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं आपका तो क्या, किसी का भी नंबर ब्लॉक नहीं कर सकती। तो फिर मेरे फोन मिलाने पर आपका नंबर बिजी क्यों बता रहा है? वो कोई और प्रॉब्लम होगी या गलती से हो गया होगा, मैंने कहा। तो फिर मेरे फोन मिलाने पर आपका नंबर बिजी क्यों बता रहा है? वो कोई और प्रॉब्लम होगी या गलती से हो गया होगा, मैंने कहा। थोड़ी देर इधर उधर की बातें हुई और फिर उन्होंने फोन रख दिया। एक बार मैंने किसी का नंबर ब्लॉक किया था। उसके बाद से मैंने आज तक किसी का भी नंबर ब्लॉक नहीं किया। अब मेरा मन पत्रिका पढ़ने में नहीं लग रहा था। मेरे सामने तो 10 साल पहले हुई मेरे साथ उस घटना के पन्ने स्वतः ही खुलते चले जा रहे थे। मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ तो मुझे उस इंसान से नफरत सी होने लगती है। बात करीब 10 साल पहले की है। हमारे पड़ोस में एक लोग के यहाँ औसान माता की पूजा थी। तब मेरे ससुर जी नौकरी करते थे। अब की तरह रिटायर्ड नहीं थे और वो शहर में अकेले ही रहते थे। कभी कभी सासू माँ भी उनके साथ चली जाया करती थी। उस समय वह उसके साथ गई हुई थी। घर में मैं, मेरे पति और मेरी 2 मुझसे छोटी ननदें ही थीं। इसलिए औसान माँ के पूजन में मुझे ही जाना था। मैंने अपनी ननद से कहा, किरण, जाकर चाची से बोल दे जब वो जाएं तो हमें भी बुला लें, क्योंकि बाहर मोहल्ले में इस तरह पूजा पाठ में मेरा आना जाना बहुत कम होता है। अगर मम्मी यहाँ होती तो वही जाती, इसलिए अकेले जाने को मेरे पांव ही नहीं उठते। किरण चाची जी के घर जाकर यह बोल आई। मैं उनके साथ ही औसान माता के पूजन में गई। पूजन के बाद चाची ने मुझसे कहा, बहू, पहले घर चलो, मैं अपना प्रसाद रख दूं, फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगी। घर में किरण और कोमल दोनों ही हैं। जो काम पड़ा रह गया होगा वो देख लेंगी। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। मना करने की कोई वजह भी नहीं थी। मैं उनके साथ उनके घर चली गई। मेरे चाचा जी मेरे बाबूजी की तरह ही गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो भी गांव से दूर शहर में ही नौकरी करते थे। गांव में चाची अपने बेटे राघव और रजनी के साथ रहती थी। राघव की शादी 2 साल पहले राखी से हुई थी। इस समय राखी मायके गई हुई थी। वह माँ बनने वाली थी और उसके प्रसव का समय नजदीक था। प्रसव के बाद अगर डिलीवरी नॉर्मल ना हो तो जच्चा की देखभाल करो और बच्चा की भी। अगर नॉर्मल भी हो जाए तब भी घर में नवजात शिशु के आने के बाद स्त्री को अपने बच्चे की देखभाल करने की होने लायक होने में कुछ समय तो लगता ही है।
इन सब कामों के झंझट से बचने के लिए उन्होंने उसे मायके भेज दिया था। मैं जब उनके घर पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी को चाय बनाने का आदेश दिया और मेरे पास बैठकर बतियाने लगी। राघव अपने कमरे में लेटा हुआ टीवी देख रहा था। उसने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, टीवी बंद कर वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गया और हम लोगों के साथ बतियाने लगा। वह बार बार मुझे अजीब नजरों से देख रहा था, पर मैंने सोचा कि ये शायद मेरा भ्रम है और मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। रजनी हम सबके लिए चाय बनाकर ले आई। मैंने जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया, उसने मेरे हाथ से चाय का कप ले लिया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, उसने मेरे कप से एक घूंट चाय पी और फिर से मुझे चाय का कप पकड़ा दिया। मैंने कहा, ये क्या भैया, आपने मेरी जूठी चाय क्यों पी और फिर मुझे पकड़ा दी? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, मैंने आपकी जूठी चाय पीकर आपको ये बताया है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब अगर आप मुझे प्यार करती हैं तो मेरी जूठी चाय पीकर ये बताओ कि आप मुझे प्यार करती हो। मैंने कहा, देवर जी, जैसे सब लोग अपने देवर को प्यार करते हैं वैसे मैं भी करती हूँ। ये साबित करने के लिए जूठी चाय पीने की क्या जरूरत है? पर वह तो बस इस बात के पीछे ही पड़ गया। चाची जी ने उसे घुड़क कर कहा, राघव, ये क्या मजाक कर रहा है? एक तो बेचारी कभी आती नहीं और जब कभी आई है तो तू इसे चैन से बैठने भी नहीं देता। उनकी बात सुनकर वह जोर से हंसने लगा, फिर मेरी जूठी चाय लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तो जाते जाते उसने कहा, अरे भाई, भाभी मेरी जूठी चाय भला क्यों पियेंगी? ये तो भाई साहब की जूठी चाय पियेंगी। ये कहकर उसने एक बार फिर मेरी आंखों में झांका और मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। अंदर जाने के बाद उसने मुझे आवाज देकर कहा, भाभी, आप जो औसान माता का प्रसाद लेके आई थी वो तो दिया ही नहीं। मैंने कहा, हाँ तो आकर ले जाइए ना। यही दे दो ना आके। मैंने चाची की तरफ देखा तो वह बोली, अरे दे आना, ये भी तो तेरा ही घर है। जब से आई है ऐसे बैठी है जैसे कोई नई दुल्हन। अरे 5 साल हो गए तेरी शादी को, एक बच्चे की माँ है तू। मैं जरा छत पर जा रही हूँ। ये अरहर की दाल थोड़ी नरम है, इसे धूप में डाल लाऊं। यह कहकर वह छत पर चढ़ गई। रजनी किचन में थी। मैं राघव को प्रसाद देने उसके कमरे में चली गई। मैंने जैसे ही प्रसाद देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने मुझसे विनती भरे अंदाज में कहा, भाभी मान जाओ ना। मैंने कहा, मुझे जाने दो, वरना मैं चाची को आवाज देकर बुला लूंगी और सारी बात बता दूंगी। वह बेशर्मी से हंसने लगा और फिर उसने कहा, तो बता दो ना, मैं भी कह दूंगा कि आप झूठ बोल रही हो। मैं भी कह दूंगा कि आप झूठ बोल रही हो। आप ही मेरे पास आई हो और मुझसे गलत काम करने को कह रही हो। जब मैं नहीं माना तो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर मेरे कृष्ण की मेरे ऊपर ऐसी कृपा हुई कि उसी समय चाची जी ने आवाज लगाई, बहू आ तुझे घर छोड़ दूं। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मेरी जान में जान आई। जब मैं राघव के कमरे से निकली थी तो मेरी आंखों में आंसू भरे थे और गुस्से से मेरा खून उबल रहा था, जिससे मेरा चेहरा लाल हो चुका था।
मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से शांत किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को मालूम हो और मेरी बदनामी हो और दो परिवारों में इस बात को लेकर विवाद हो जाए। बहुत रोक रही थी अपने आप को, इस बारे में चाची से कुछ ना कहूं, फिर भी मुंह से निकल ही गया। चाची जी, आपका लड़का बहुत ही बदतमीज और महाकमीना है। मेरी इस बात पर उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह भी इस बात को जानती थी। ये बात मैंने घर आकर किसी को नहीं बताई, पर उस विषय में सोच सोचकर मुझे कई रातों तक सही से नींद नहीं आई। उस पल मैंने क्या महसूस किया, कितनी मानसिक पीड़ा हुई मुझे, ये बात वही समझ सकता है जो इस स्थिति से गुजरा हो। इस घटना के बाद मेरे नंबर पर उसका फोन आ जाता और वह मुझसे अश्लील तरीके से बातें करता। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी उससे, और तब मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके करीब 3 महीने बाद की बात है। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपनी ससुराल गया था। जब वह वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसे बहुत चोट लगी थी। लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए और उसे वहां एडमिट करा दिया था। उस दिन चाची का फोन भी स्विच ऑफ था। मैंने सुबह उठकर अपना फोन देखा तो उसमें राघव के फोन से की हुई 25 मिस कॉल्स थे। अभी मैं अपना फोन देख ही रही थी कि मम्मी जी की आवाज आई, बहू उठ, राघव का कल रात बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से तैयार हो जा, हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं अभी गुजरे हुए सालों की यादों के भंवर में उलझी हुई थी। मैं अभी गुजरे हुए सालों की यादों के भंवर में उलझी हुई थी कि मेरी सासू माँ ने आवाज लगाई, बहू, शाम के 5 बजने वाले हैं, क्या कर रही है? क्या आज चाय नहीं बनेगी? कान में उनकी आवाज पड़ते ही मैं अतीत से वर्तमान में आ गई और कहा, बनाती हूँ माँ जी। हमारी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।